अफ्रीका ने पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया को 7 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ ही भारत का लगातार 13 मैच जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सपना भी टूट गया है। मैच पर पूरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी। सर, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आपने तो बिल्कुल कविता में सारी बात कह दी। देखिए, क्या होता है कि आप कितनी भी शक्तिशाली टीम हो, आप पहले कितने भी मैचेस जीत चुके हो, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप फिर से वो मैच जीतेंगे। देखिए, आप जीतना चाहते हैं तो दूसरी टीम भी हारना कहाँ चाहती है। वो अपने देश से आई इसलिए है कि आपको हराने की कोशिश करेगी। और देखिए, आईपीएल में जो खिलाड़ी खेले ना, जैसे मिलर खेले, तो उनका फॉर्म भी वैसा ही बना हुआ है। आईपीएल में भी उन्होंने कई मैचेस अपनी टीम को जिताया। तो यहाँ पर अपने देश की टीम को जिताने के लिए उन्होंने भी काफी प्रयास किए। दुसेन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। और ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय टीम जब दक्षिण अफ्रीका गई थी तब भी भारत को उन्होंने टेस्ट मैच श्रृंखला में भी पराजित किया था। इसका मतलब ये है कि उनको आदत थी भारत को हराने की, और इसी कारण ये मैच में भी एक इस इरादे के साथ उतरे थे कि इस भारतीय टीम को हम हरा सकते हैं। बिल्कुल सर, ये तीनों फॉर्मेट को मिला दे तो साउथ अफ्रीका की इंडिया पे लगातार छठी जीत है। तो सर, मैच में देखेंगे 423 रन बने और 5 बॉल बाकी रह गए। पूरी तरह से बैटिंग पैराडाइज थी यहाँ की पिच, बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था। पिच पे क्या कहेंगे आप? नहीं, पिच तो देखिए T20 का विकेट ऐसे ही बनाए जाते हैं। पिचेस जिसकी के बल्लेबाजों के माकूल ही रहती है। और जब आप पहले बल्लेबाजी करते रहे हैं ना, तो आपको पता नहीं रहता कि कितना लक्ष्य पर्याप्त होगा। आपको लगता है 200 रनों से ज्यादा बन गए, ये तो पर्याप्त होने चाहिए। लेकिन कई बार ये होता है कि ये पर्याप्त नहीं पड़ते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम के पास एक लक्ष्य रहता है कि यहाँ तक पहुंचना है। और अगर शुरुआत अच्छी रही तो फिर वो लक्ष्य का पीछा भी कर लेता है। और जो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज हैं, तो हमने पहले भी देखा था तो दुसेन और जो दूसरे उनके बल्लेबाज है मिलर, जिन्हें कई बार तो जैसे डेविड मिलर के बाद किलर मिलर कहता हूं मैं तो कई दफे उनको, क्योंकि वो बिल्कुल जिस अंदाज में स्ट्रोक्स खेलते हैं, वो इतने बढ़िया स्ट्रोक्स खेलते हैं और इतनी तेजी से रन बनाते हैं। आखिर में जाकर एक बार जब लय प्राप्त हो जाती है तो वो अलग ही किस्म के बल्लेबाज नजर आते हैं। मेरे ख्याल से T20 में जो कहते हैं ना कि नैया को पार लगाने वाला अगर कोई बैट्समैन है दुनिया में इस समय, तो जो डेविड मिलर का नाम या मार्क मिलर का नाम या किलर मिलर का नाम सबसे आगे लिया जाएगा। और इस मैच में हमारी बॉलिंग सर काफी स्तरहीन रही। भुवनेश्वर कुमार ने 43 रन दे दिए 4 ओवर में, आवेश खान ने भी 35 दिए और तमाम बॉलर जो है हमारे रंगहीन नजर आए हैं। तो क्या बुमराह और शमी की बहुत ज्यादा कमी खली? हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि भारतीय टीम बहुत ज्यादा आधारित है बुमराह और शमी के ऊपर, क्योंकि ये जो बॉलर्स है ना, ये शुरू में विकेट लेने के आदी है और ये विकेट लेकर निकालते थे। इसी कारण भारत की जो पिछली विजय जिनका आप जिक्र कर रहे हैं ना, तो वो इस कारण हुई थी क्योंकि पहले ये विकेट लेते रहे थे। शुरू में ही पहले पावर प्ले में ही विकेट टपका देते थे, तो सामने वाली टीम हमेशा दबाव में रहती थी। और पावर प्ले का इसमें T20 क्रिकेट में बहुत बड़ा महत्व है कि आपने विकेट निकाले हैं कि नहीं पावर प्ले में, पहले 6 ओवर्स में दबाव में डाला है कि नहीं प्रतिद्वंद्वी टीम को, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय टीम ऐसा करने में विफल रही और मैं समझता हूं कि अगर ये आक्रमण नहीं रहा तो भारत के लिए जीतना बहुत मुश्किल है T20 क्रिकेट में। और सर, पंत की कप्तानी पे क्या कहेंगे? 19 ओवर तक युजवेंद्र चहल को केवल 2 ओवर दिए गए थे, आखिरी ओवर दिया, हालांकि उस समय औपचारिकता मात्र रह गई थी साउथ अफ्रीका की जीत। पंत की कप्तानी, पहले मैच में कप्तानी कर रहे थे, कैसे आपके विश्लेषण करेंगे उनका? मैं तो इस बात के खिलाफ ही था कि पंत को कप्तानी दी जानी चाहिए। इसके 2 कारण हैं। देखिए, एक तो वो नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, स्वाभाविक खिलाड़ी है, और स्वाभाविक जो खिलाड़ी होते हैं ना, उनको अगर आप कप्तानी का बोझ तले दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका तनाव अलग तरह का रहता है, तो इससे उनकी बल्लेबाजी पर भी असर पड़ेगा। हमने देखा आईपीएल में भी यही हुआ कि वो कप्तान जैसे ही बने तो अचानक उनके प्रदर्शन में वो बात देखने को नहीं मिली जो हम पिछले कुछ सालों में देख रहे थे, क्योंकि जिस तरह मैच को पहले फिनिश करते थे और जिस तरह दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर्स को भी मामूली साबित कर देते थे, हमने देखा कि यहाँ पर वैसा नहीं कर पा रहे और आईपीएल में लगातार असफल रहे। तो कप्तानी का बोझ, ऐसे स्वाभाविक खिलाड़ी है ना, उनको कप्तानी के बोझ तले दबाने की जरूरत क्या है? जिस व्यक्ति से जो सर्वश्रेष्ठ लिया जा सकता हो, जिस ओहदे पर और जिस परिस्थिति में
उसी से उसका फायदा उठाना चाहिए। ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई किसी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो उसे कप्तान पर। मैं तो समझता हूँ हार्दिक पांड्या बेहतर विकल्प होते, क्योंकि कप्तान की तरह उन्होंने अपने गुजरात टाइटंस को आईपीएल जिताया पहली ही बार, और प्रदर्शन से भी लगातार प्रभावित भी कर रहे हैं। शारीरिक भाषा भी एक कप्तान की तरह लग रही है। तो ये एक निर्णय मुझे समझ में नहीं आया कि हालांकि पंत ने तो सर बल्लेबाजी ठीक ठाक की है, लेकिन बॉलिंग चेंजेस में और साथ में डगआउट में राहुल द्रविड़ भी बैठे थे, तो क्या फीडबैक नहीं आता डगआउट से? नहीं, फीडबैक तो आता ही होगा। देखिए क्या होता है कि बड़े नाम तो रहते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं ना, जैसे अब चंद्रकांत पंडित हैं, हम बात कर रहे हैं, अब जैसे मध्य प्रदेश और रणजी ट्रॉफी का मैच हुआ और मध्य प्रदेश की टीम जीत गई, तो अचानक सब कह रहे हैं कि चंद्रकांत पंडित ने सारे मैचेस जितवाए और उनकी योजना के कारण जीते। लेकिन ऐसा नहीं, टीम तो तैयार हो रही थी पहले से। हम देख रहे थे कि खिलाड़ी है रजत पाटीदार, वो तो इतने बढ़िया, कई सालों पे, मैं तो 5 साल से कह रहा था कि उनके बराबर जो बैकफुट पर जिस तरह पंच है उनका, वो भारतीय क्रिकेट में किसी के पास भी नहीं। तो ये ऐसा नहीं, ये खिलाड़ी तो तैयार थे। सवाल ये है कि जब आप सफल होते हैं ना, तो सफलता के हमेशा 100 बाप निकल आते हैं और असफलता होती नितांत अकेली। तो असफल आदमी को कोई नहीं पूछता। तो सफलता मिल गई तो उसको दावेदार। लेकिन फिर भी ये समझ, आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में चहल का इस्तेमाल बहुत ही बुद्धिमानी के साथ किया जाना चाहिए, मिडिल ओवर्स में किया जाना चाहिए। उनको आखिरी ओवर तक छोड़ेंगे तो करारी मार पड़ेगी। तो ये तो स्पिनर्स की भूमिका मिडिल ओवर्स में, जब पावर प्ले खत्म हो जाता है, उस वक्त अगर आप उन्हें डालें तो वो दबाव बराबर बना सकते हैं। तो ये एक, अगर आखिर में उनको भेजा है तो मेरे ख्याल से गलत फैसला था। बहरहाल अभी सीरीज में 4 मैच और बाकी है, वापसी की कितनी उम्मीद देख रहे हैं? नहीं, भारतीय टीम देखिए, अगर बॉलिंग में बेहतर करना होगा। अगर बॉलिंग मामूली रही तो दक्षिण अफ्रीका के ये जो खिलाड़ी है ना, ये मामूली आक्रमण को तो बहुत आसानी से उखाड़ फेंकेंगे। और अगर आपने पिचेस ज्यादा बेहतर बनाए या ऐसे बॉलर्स के माफिक बनाई, तो उनका बॉलिंग का आक्रमण तो नोकिया है और रवाडा है और वेन पार्नेल है, तो ये तो उनका तेज आक्रमण कोई कमजोर नहीं। अगर आपने लाइव पिचेस बना ली, जीवंत विकेट बना लिए, और उसमें अगर शमी और बुमराह नहीं खेले तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल परिस्थिति है, क्योंकि बॉलिंग का आक्रमण कुछ पैना होना बहुत जरूरी है। और अब हमने देखा कुलदीप यादव भी घायल हो गए थे, तो वो भी नहीं खेले। तो एक ये सदमा तो लगा भारत को, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए सर, हम उम्मीद करेंगे कि आगे टीम इंडिया अच्छा खेले और सीरीज में वापसी करे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।